हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है फर्स्ट ऑफ ऑल? क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा कि कोई लेक्चर्स दे के पढ़ रहा है। बट आज फिर से मैं एक नया लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ आपको एक लेक्चर अपलोड करूंगी नए टॉपिक के साथ। उसका नाम है मेंडल पॉपुलेशन एंड हार्डीबर्ग लॉ। ठीक है, इसमें हम जेनेटिक ड्रिफ्ट और थोड़ा सा लिटिल बिट म्यूटेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। और जिन्होंने अभी तक की कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी हो, कोई टॉपिक नहीं देखा हो, तो प्लीज़ आप मेरे कैरियर गोल्स पे उसकी प्लेलिस्ट है, सारे टॉपिक्स प्रेजेंट है। अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाए वो सारी वीडियोस अपलोड है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार रीचेक कर सकते हैं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये कि नहीं हमें वीडियो नहीं देखनी है, आप हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए नोट्स के लिए। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके गाइस, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ रूल गवर्निंग द मेंटेनेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ ए जेनेटिक वेरिएशन इन नेचुरल पॉपुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसके अंदर हम कुछ चीजें वही पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं, बट वो थोड़ा बहुत हमने पहले वो पूरा कवर कर लिया है। बट इसमें थोड़ा सा ही वो पार्ट आएगा, ज्यादा सच कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है? द स्टडी ऑफ रूल गवर्निंग द मेंटेनेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में जो भी मेंटेनेंस है, ट्रांसमिशन है, उनके स्टडीज या उनके रूल्स को पढ़ने को इन नेचुरल पॉपुलेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक पॉपुलेशन जेनेटिक। स्टडी ऑफ द रूल, स्टडी करना रूल की, गवर्निंग द मेंटेनेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन नेचुरल पॉपुलेशन। डार्विन इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन लॉ। डार्विन अभी आपको एंथ्रोपोलॉजी के एक अभी पढ़ेंगे आप। डार्विन थ्योरी आती है एक प्रॉपर ना, वो पढ़ेंगे। इसमें है द डार्विन इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, many more individuals are born then survive is a competition. Individual within species are variable is a variation. Some of these variation are passed on the offspring is a heritability, ना कि heredity भी बोलते हैं। ठीक है, survival and population reproduction are not a random, they must be correlation between fitness and phenotype। ठीक है, पहला, many more individuals are born and then survive this competition। individual within the species are a variable, उनके अंदर क्या वेरिएशन। some of these variation are passed on to the offspring, ये वेरिएशन जो आपके offspring को passed होते हैं। this and survival and reproduction कोई random चीज नहीं है, they must be correlation between fitness and phenotypes। okay, मैंडल्स ने किसकी डिस्कवरी की थी? द रीडिस्कवरी ऑफ मैंडल जेनेटिक स्टडीज कब हुआ? 1902। कब हुआ? 1902। शायद मैं आपको हर लेक्चर में ये चीज बोलती हूँ कि प्लीज आप बायो में सारे ईयर्स, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम और उन्होंने क्या क्या कब कब डिस्कवर किया, उनकी डिस्कवरी, प्लीज इसको हमेशा याद रखिएगा। आपके किसी भी क्वेश्चन में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आप ये चीज बता सकते हो, तो आप फर्स्ट लाइन में ही वो चीज लिखिएगा, वो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे। ठीक है, तो द रीडिस्कवरी ऑफ मैंडल जेनेटिक स्टडीज इन 1902 बाय द विलियम बैटसन completed the missing model for the inheritance of a genetic factor. For the factor, genetic factor. Mendel published this work in the ट्रांसेक्शन ऑफ द बर्न सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कब उन्होंने कब पब्लिश करी थी? 1866 में। दिस इज मैंडल, जॉन मैंडल, जो मैंने अभी मैंडल्स लॉ पढ़ाया था जब आपको, तब मैंने बताया था इन्होंने किस पे डिस्कवरी करी थी। पी पे किया था हमने पूरा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट पढ़े थे। अगर आप लोगों ने पहली क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा, नहीं तो आप प्लीज जाके चेक कर लीजिए, वहां पे मैंने डिटेल में पूरा ये टॉपिक पढ़ा रखा है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। मैंडल्स लॉ, मैंडल्स लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या था हमारा? राउंड एंड रिंकल राइप सीड है, येलो एंड ग्रीन सीड है, ग्रीन एंड येलो अनराइप सीड है। ये पूरा उनका एक चार्ट था। ठीक है, येलो राइप सीड एंड राउंड राइप सीड, रिंकल सीड, इस तरह का। और हम उसमें प्रॉपरली क्रॉसिंग करवाते थे, आर आर वाई वाई, स्मॉल वाई है
तो याद होगा आपको एक क्रॉसिंग याद आ गई होगी, ये क्रॉसिंग हम करवाते थे तो तब पेरेंट, अभी मैं क्रॉसिंग को भी आपको बता देती हूँ, लिटिल बिट थोड़ा समझा देते हैं। बट अगर आपको ये डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ना है तो आपको मेरा पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैं ये आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया जाएगा, ठीक है। पेरेंट, द टू ऑफ स्प्रिंग, the parents two homozygous P which have two copies of same allele, RR is smooth and RR is wrinkled। ये क्या है, स्मूथ है और ये रिंकल्ड है। दो होमोजाइगस जो स्पीज हैं जिनकी उनकी जो कॉपीज ऑफ सेम एलील हैं, इनके आर स्मूथ और रिंकल्ड हैं। इनके रिप्रोडक्शन होगा, ये क्रॉस करेंगे दोनों तो कुछ गैमीट्स फॉर्मेशन होगा, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल गैमीट्स है। ईच गैमीट प्रोड्यूस बाय द पी प्लांट कैरिंग देयर ओनली वन एलील, खाली एक एलील को कैरी करेगा। और ऑल गैमीट्स आर द RR plant carry small r, all gametes are the RR plant carry capital R। जितने भी इसमें से हैं वो खाली एक 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 एक, एक को कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, जब भी हम कोई फर्टिलाइजेशन, कोई भी दो चीज जब फ्यूज होती हैं, देन नया कोई गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमीट फॉर्म हो गए, अब हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ गई, F1 ऑफस्प्रिंग आ गया, फिर उसके बाद F2 ऑफस्प्रिंग आएगा, देन ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो F1 ऑफस्प्रिंग में क्या है, एवरी ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द टू प्लांट इनहेरिट आर फ्रॉम द स्मूथ पेरेंट एंड आर फ्रॉम द रिंकल्ड पेरेंट, बिकॉज आर इज डोमिनेंट टू ऑल पीज आर द स्मॉल। क्योंकि इसमें जो था हमारा स्मूथ जो था वो डोमिनेंट था, ठीक है। तो हमारे सारे पीस जो क्या होंगे वो स्मूथ होंगी, ठीक है। ये देखो, आप क्रॉस भी कराओगे तो ये आपके ऑफस्प्रिंग आए तो ये स्मूथ आएंगे। अब हमें ऑफस्प्रिंग चाहिए, तो F2 ऑफस्प्रिंग चाहिए। ईच गैमेट प्रोड्यूस बाय द कैपिटल आर स्मॉल आर पेरेंट हैज ए 50-50 बिंग पॉसिबिलिटी, दोनों की 50-50 प्रोबेबिलिटी है। तो एज ए रिजल्ट दे प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ स्मूथ एंड wrinkled गैमीट्स। जब आपकी इन दोनों की स्मूथ और रिंकल की 50-50 वो है प्रोबेबिलिटी है, तो क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी तो जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे वो इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में प्रोड्यूस होंगे ना। तो ये आर आर एंड इससे हमने लिया ये आर आर, तो हमारे ये प्रेजेंट हुए, हमने क्रॉस करवाया। मैंने आपको क्रॉस करना भी पिछली क्लास में बताया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, आर आर, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉस करते हैं। अब हमने जब पेरेंट में क्रॉस करवाया तो हमारे गैमीट फॉर्मेशन हुए, गैमीट फॉर्मेशन से हमने फर्टिलाइजेशन करवा के ऑफस्प्रिंग आए। अब उस ऑफस्प्रिंग में हमने F2 ऑफस्प्रिंग लिए, तो देन अब ऑफस्प्रिंग तो हो गया, अब हमारा ज़ायगोट का फॉर्मेशन होगा। स्मूथ पी आउटर नंबर रिंकल पी इज अबाउट 3:1, 3:1। तो रिंकल कितना है, 1 है, और स्मूथ कितने हैं, 3 है। तो ये क्या रेशियो आ गया, 3:1। ये हमारा मैंडल्स लॉ है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू वेरिएशन। अब वेरिएशन भी हर चीज में होता है, जरूरी नहीं है ना कि आपका जो रेशियो है हमेशा ही है। कई बार रेशियो 9, रेशियो 3, रेशियो 1 भी आता है। रेशियो भी सबके अपने अलग अलग है, किसी का रेशियो ये आता है, किसी का रेशियो ये आता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू वेरिएशन। फॉर एग्जांपल एक लाइन क्रॉस एक्सपेरिमेंट है। आप कंसीडर करिए दो हैप्लॉइड इंडिविजुअल को विद 3 लोकलाई एंड 2 एलील्स के साथ, ठीक है। पेरेंट हमारे क्या है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए बी बी, क्रॉस करवाएंगे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अब आप इसमें से खुद निकालिए कि आपकी F1 जनरेशन क्या आएगी। तो आपकी F1 जनरेशन जो बनेगी वो बनेगी कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये आपकी F1 जनरेशन बनेगी, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन से आप F2 जनरेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपरली पूरा ऐसे बॉक्स बना के आप क्रॉस करवाएंगे। तो जब आप बॉक्स बना के क्रॉस करवाएंगे तो आपका ये रिजल्ट फॉर्म होगा। आपके पास क्या आएंगे, 27 कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। ये F2 जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन है, आपको F1 जनरेशन बतानी है, आपके लिए बहुत इजी है F1 जनरेशन एक्सप्लेन करना। बट जब आपको F2 जनरेशन या F2 ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी ये सब बताना है, तो आपको प्रॉपरली वो चार्ट फॉर्मेशन करना पड़ेगा।
ऐसे लिख के पूरा, फिर आप क्रॉस दिखाएंगे, फिर आप बताएंगे कि किसके कितने हैं, मतलब कितना कॉम्बिनेशन किसका सेट हुआ है। ठीक है, ये आपको उस टाइम पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन मेंडलियन जेनेटिक्स इन पॉपुलेशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन इज a रॉ मटेरियल ऑफ द evolutionary चेंज। हाउ डू वी मेजर, ये भी हम आगे देखते हैं। एक रॉ मटेरियल है ये। What are the forces that cause genetic changes within the population? That is what mechanisms cause the evolutionary changes. ठीक है, ठीक है। तो पहले हम ये मैकेनिज्म है इवोल्यूशन के, जो मेंडलिन जेनेटिक्स इन पॉपुलेशन में रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, हाउ डू वी मेजर इट, कैसे मेजर करेंगे। व्हाट आर द फोर्स दैट कॉज द जेनेटिक चेंजेस विद इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जेनेटिक्स evolution can be defined as a change in the gene frequency through the टाइम के हिसाब से जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। Population genetic track the fact cross generation of the Mendelian genes in the population. Population genetics is concerned with whether a particular allele or a genotype will become more or less common over time. But why? ऐसा क्यों है कि population genetics is concerned with whether a particular allele or a genotype, ठीक है, ऐसा भी क्यों है। If you things to keep in mind as we take a population genetic theory, make things as a simple as possible but no simpler। बहुत सारी चीजें मैं अपने एक नॉर्मल लाइफ में देखो, आप सोचते नहीं यार ये टॉपिक ना बहुत इजी होगा, बट स्टिल वो नहीं इजी होता। तो ये आइंस्टाइन ने बोला था, ऑल मॉडल आर बॉक्स बट सम आर यूजफुल। All model are all models are wrong, but some are useful box. No theory should fit all the fact because some facts are wrong. सारी थ्योरी हर फैक्ट के साथ नहीं लग सकती, क्योंकि कुछ फैक्ट जो है वो गलत भी हो सकते हैं। Before I came here, I was confused about this subject, having listened to your lecture, and I still confused. But when I am higher level, okay, कुछ assumptions हैं। तो diploid autosomal locus with the two allele, मतलब एक कैपिटल है and a small a. Simple life cell, parent zygote, parents gametes zygote, मतलब डिप्लॉयड हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। अब मेरे को ये बताना जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, पेरेंट को देखना, पेरेंट गैमीट एंड जाइगोट, ये तीन चीज तो आपको हमेशा ही याद रखनी है। तो पेरेंट क्या है, डिप्लॉयड होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा तो उसका ब्रेकडाउन होगा, वो हैप्लॉयड हो जाएगा, देन वापस वो डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा। These parents produce a large number of pool, मतलब जीन pool containing a allele capital A and small a। ये पेरेंट्स क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीन पूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कंटेन करके, एलील्स को कंटेन करके। ठीक है, तो गैमेट एलील फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, पहले जो कैपिटल है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कैपिटल पी है, मतलब स्मॉल पी है, और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल क्यू है। तो P प्लस क्यू फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू 1। ठीक है, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, 1। अब 3 जीनोटाइप्स की है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड दिस। तो आपके पास ये फॉर्मूला है। तो आपको फ्रीक्वेंसी ए की निकालनी है, तो आप इस तरह इंटू करेंगे, कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर। अब इसमें इसमें दोनों कैपिटल कैपिटल थे तो इसलिए आपका पी ए स्क्वायर हो गया, बट इसमें आपको कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो आपको पहले इसका अलग लेना है, और कैपिटल का जैसे आपने इसमें पहले ऊपर कैपिटल है तो आपने कैपिटल ए का एक अलग सेक्शन बनाना है एंड फिर स्मॉल ए का अलग, और फिर दोनों को ऐड करके रिजल्ट निकालना है। तो इसमें आपका क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pa प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स 1। क्योंकि इसमें एक ही था तो दिस p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। अब इसमें 3 पॉसिबल गैमीट्स हो गए, तो p स्क्वायर प्लस 2p, अरे आपने मैथ्स में नहीं होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab, बस ये उसी टाइप से आप उसी तरह से याद रख सकते हैं। तो जब आपके पास ये 3 एलील है,
तीन पॉसिबल गैमीट्स हैं आपके पास, जाइगोट्स हैं, तो आप इस तरह से इसका एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल रूल फॉर एस्टिमेटिंग एलीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमने जीनोटाइप इसका निकाला ही हुआ है, तो क्या आया था, पी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील, तो P इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस हाफ 2AP। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए एलील, अब इसके साथ सब ए कैपिटल इज जुड़े हैं, तो क्यू, अभी कैपिटल ए को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, और स्मॉल ए को हम किससे डोनेट करते हैं, स्मॉल क्यू से। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, सम कैलकुलेशन फ्रॉम द एलील फ्रीक्वेंसी की कुछ कैलकुलेशंस हैं। assume n is a 200 individual of the each two population first and second। तो टोटल बताना है आपको, तो आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, फर्स्ट पॉपुलेशन p इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस हाफ 2pq, 900 डिवाइडेड बाई 200 प्लस हाफ 40 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल्स टू दिस। ये आपका पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या है, p प्लस q इक्वल्स टू 1, मोर जनरली द सम ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी इक्वली 1, p square plus 2pq plus q square equals to 1, more generally the sum of the genotypic frequency equal 1। ठीक है, two population with markedly different genotypes frequency can be have a same allele frequency। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो अभी आप हार्डीबर्ग के लॉ में पढ़ेंगे। द हार्डीबर्ग लॉ, द सिंगल जनरेशन ऑफ रैंडम मीटिंग, एक सिंगल जनरेशन में कोई भी रैंडम मीटिंग हुई, establish WH equilibrium genotype frequency, neither these are frequency are nor the gene frequency will change in the subsequent generation। ठीक है, रैंडम मीटिंग, ये याद देखिए, रैंडम मीटिंग इसका फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ एजम्पशन है, एक तो मेटिंग इज रैंडम विद रिस्पेक्ट टू द लोकस, पहली मैंने आपको फर्स्ट लाइन में लिखा था, जनरेशन द सिंगल जनरेशन ऑफ द रैंडम मेटिंग। ठीक है, द पॉपुलेशन इन डिफाइंड लार्ज। ठीक है, जीन्स आर नॉट एडेड फ्रॉम आउटसाइड द पॉपुलेशन, जीन्स डू नॉट चेंज फ्रॉम वन एलिलिक स्टेट टू अनदर, नो म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं है, नो जीन फ्लो और माइग्रेशन, all individual have a single possibilities, all individual have equal probabilities of a survival and reproduction, no selection। ये कुछ ऐसे assumption है हार्डीबर्ग लॉ के। ठीक है, ये कुछ assumption है, क्या मेटिंग जो है वो रैंडम है, पॉपुलेशन इनडिफाइंड लार्ज है, जीन्स नाउ आर नॉट एडेड फ्रॉम आउटसाइड द पॉपुलेशन, जीन डू नॉट चेंज फ्रॉम वन एलिलिक स्टेट टू द अनदर। ठीक है, प्रिंसिपल हार्डीबर्ग लॉ का, ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन विद नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, तो रैंडम मेटिंग में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, विल ईच इक्विलिब्रियम WH फ्रीक्वेंसी इन ए सिंगल जनरेशन। ठीक है, एंड दिस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट देयर आफ्टर। ठीक है, कांस्टेंट रहती है। द जीन फ्रीक्वेंसी लेड टू द न्यू इक्विलिब्रियम आफ्टर रैंडम मीटिंग, द अमाउंट ऑफ ए heterozygotes is maximized when the gene frequency are intermediate। ठीक है, तो TP 2pq has a maximum value is 0.5, तो p equals to q equals to 0.5। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल्स क्या है, रैंडम मेटिंग नहीं होगी, रैंडम मेटिंग विद नो एक्सटर्नल फोर्सेस, रैंडम मेटिंग अगर होती है पॉपुलेशन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी इन ए सिंगल जनरेशन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फ्रीक्वेंसी हमेशा, equilibrium leads to the after random mating, gene frequency leads to a new equilibrium after random mating, the amount of a heterozygote maximized when the gene frequency are intermediate। Four primary uses of the HW principle enable us to compute genotype frequency from one generation to another generation even with the selection। ठीक है, serve as a null model in the test for the natural selection, non-random mating etc। forensic analysis, मेन तो यही होता है forensic analysis।
Expected heterozygosity provides a useful means summarizing the molecular genetic diversity in natural population. चार इसके मेन प्रिंसिपल्स होते हैं. पहला, unable as a compute genotype frequency from generation to generation even with the selection. Null model. दूसरा, forensic analysis and heterozygosity provide useful means. ठीक है. Evolutionary thought after Darwin by the 1870 1870 most scientists accept the history reality to the evolution. बहुत सारे साइंटिस्ट ने रियलिटी जो थी हिस्ट्री की वो एक्सेप्ट कर ली थी. It would be least 60 years after publication the origin of species before the natural selection we would be come to widely expected. People wanted life itself to be purposeful and creative and constantly with this natural selection appealing. ये हमारी कुछ थ्योरीज थी. Neo, orthogenous and mutanism. Discrete the variation in all matter, variation that arise in directed towards a goal, inheritance of acquired characteristics. Mutation and impact of the model. ठीक है. George Mendel research was published in 1866 but was not noticed till 1900. उन्होंने पब्लिश करी थी 1866 में बट नोटिस नहीं हुई 1900 तक. No, Darwin knew nothing about the mechanism of inheritance when he conceived the natural selection. उन्हें mechanism and inheritance के बारे में कुछ भी नहीं पता था. Mutation theory based on the Mendel work, the importance of discrete variation, T.H. Morgan, the model of genetics, and R. Goldsmith, theory of the hopeful monster. Mendelian genetics disapproved by the blending of the inheritance theory, however, the one secret variation caused by the rift between mutation and natural selection that is initially damaging to the field. ओके ये कुछ हमारे इम्पैक्ट थे म्यूटेशंस के जो मेंडल्स हुआ पे. तो पहली बार कि पब्लिक रिसर्च का पब्लिश हुई 1866 में, बस नोटिस हुई 1900 तक नोटिस ही नहीं हुई. मैकेनिज्म इफ जो डार्विन की मेन पॉइंट क्या है, जो मैकेनिज्म इनहेरिटेंस है उसको डार्विन को नहीं पता था. ठीक है, ये सब चीजें. मॉडर्न थ्योरी द मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. The rift between genetics and natural selection was resolved by the 1930 to 1940 में ये चीज जो रिजॉल्व हुई थी. This synthesis was forget from the contribution of genetics, synthesists and phenolysts. ठीक है. Genetic theory of natural selection is 1930. Fisher united Mendelian population of genetics with inheritance of the continuous trait. The correction between the correlation between relatives on the position of the Mendelian till inheritance. ये सब उनकी पेज नंबर है, इस पे उनका ये चीज है. बट उनका बर्थ हुआ था सरकार 1819 से, उनकी 1819 में डेथ हुई थी 1962 में. ठीक है. द कॉज ऑफ इवोल्यूशन 1932 में डेवलप द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी एंड चेंज अंडर सिलेक्शन. जीन फ्रीक्वेंसी का डेवलप की मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी अंडर द चेंज अंडर सिलेक्शन एंड मेनी ऑफ देयर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन. इनका बर्थ हुआ था 1982 में एंड डेथ हुई थी 1964 में. Selmon is developed the mathematical framework for understanding the genetic conclusion, migration, affected population, size, population subdivision. ठीक है, ये सब. Outcome of the modern theory: population contain the genetic variation that arise from the random permutation. Population evolved by the change in the gene frequency. मैंने बताया था ये आपको. Gene frequency change through the random genetic drift. जीन फ्रीक्वेंसी कब चेंज होती है, या तो कोई रैंडम ड्रिफ्ट हो जाए, या जीन फ्लो में कोई चेंज हो जाए, या नेचुरल सिलेक्शन में कोई चेंज हो जाए. तो क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज हो जाती है. Most adaptive variant have a small effect on the phenotype, so change from the typically. Diversification come about the through the species. ये देखो जेनेटिक इवोल्यूशन का प्रोसेस, म्यूटेशन, सिलेक्शन, माइग्रेशन होगा नहीं होगा, प्लस माइनस एंड ड्रिफ्ट. ये चार चीजें मेन होती है फिनोटाइपिक इवोल्यूशन के प्रोसेस में. कौन कौन सी? म्यूटेशन,
माइग्रेशन, सिलेक्शन एंड ड्रिफ्ट। ठीक है। Measuring genetic variation in natural population, two commonly used measure to quantify genetic variation है। एक तो कैपिटल P, the population of polymorphic loculi, those they have two or more loculi, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा loculi present होगी, loculi बोलो या एलील बोल लो, ठीक है। कैपिटल H, the average heterozygity, the population of allele at which a randomly chosen individual is a heterozygous। heterozygous क्या होगा ये? हेट्रोजाइगोस। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द WHW टू द फोरेंसिक, बहुत इजी। क्या 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 इनका काम होता है? मेन क्या है? टिश्यू सैंपल कलेक्ट करते हैं एज ए क्राइम सीन। क्या पॉसिबिलिटी है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू मैच विद ए फॉल्स पॉजिटिव? इन अदर वर्ड द पॉसिबिलिटी व्हाट इज द मैच कंसर्ट सिंपली बाय द चांस। ठीक है। कुछ डेफिनेशन है मेन जो मैं हर लेक्चर में भी पिछले 2-3 क्लास से तो मैं हमेशा ही आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो आपको अभी आगे तक बहुत ज्यादा सुनने को और पढ़ने को मिलेंगे, तो आपको हर वर्ड क्लियर होना चाहिए। पॉपुलेशन फ्रीली इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। जीन पूल, द सम ऑफ टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन एट ए गिवन पॉइंट। Phenotype, a morphological, physiological, biological, behavior characteristic of the individual। किसी भी इंडिविजुअल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप, उनके जेनेटिक कैरेक्टर को हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। लोकस, इट इज साइट ऑफ ए क्रोमोसोम वेयर जीन दैट कॉपी इज ऑक्यूपाई दैट साइट। क्रोमोसोम के अंदर साइट्स प्रेजेंट होती है। जीन, a unique nucleic acid sequence that encode a product with a distinct function in the organism। क्या है? जीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड का सीक्वेंस है। एलील, ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जीन, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जीन है। एलील फ्रीक्वेंसी, द रिलेटिव proportion of a particular allele at a single locus in the population। नंबर कितना होगा? 0 to 1। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, the relative population of a particular genotype in the population, number between 0 to 1। म्यूटेशन क्या है? द वैलिडिटी ऑफ द HW लॉ, एक मिनट गाइस, the validity of HW principle is based on the assumption there are no mutation occur। उनके अंदर की एक एग्जाम्पशन होती है कि इसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं होगा। उनके प्रिंसिपल में मैंने अभी आपको बताया था। इफ ए पर्टिकुलर लोकस show a high mutation rate, that there will be steady increase in the proportion of mutant allele in the population। In this case the law will not applicable। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एचपी में क्या है कि म्यूटेशन जो है वो नहीं होती। उनका assumption है कि हमारे प्रोसेस में म्यूटेशन नहीं होती, बट किसी भी एक पर्टिकुलर लोकस पे हाई म्यूटेशन रेट हो जाता है तो म्यूटेंट एलीन का प्रोपोर्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये लॉ जो है वो इस पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं करता। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए मैकेनिज्म, ये भी एक मैकेनिज्म है ऑफ द इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है। इन विच एलीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन चेंज, इसके अंदर जो है एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करती है ओवर द जनरेशन टू जनरेशन इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, या फिर आप बोलो सैम्पलिंग एरर होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर इन ऑल पॉपुलेशन ऑफ अनइनफिनाइट साइज, बट इट इफेक्ट द स्ट्रॉन्गर इन स्मॉल पॉपुलेशन। ये साइज पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो उस पर अफेक्ट करेगा, अगर ज्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक मैकेनिज्म है, mechanism of evolution in which frequency of a population change over generation due to the chance या sampling error। In a large population, the number of children produced by an individual were different genotype, सबके अपने अलग अलग जीनोटाइप होते हैं। Assuming no alteration in the fitness for a particular genotype, we train to balance out so that gene frequency will remain stable। हमेशा जीन फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? स्टेबल ही रहेगी। However, in the small population, it is possible that the random statistical fraction of one allele could be transmitted to the high population offspring by chance। ठीक है, resulting to mark the change allele frequency from one generation to next, so that the HB equilibrium is disturbed। The phenomena is refers to as a random genetic drift। क्या बोलेंगे उस phenomena को? एक random genetic drift बोलेंगे जिसके अंदर changes present हो। ये देखो, change in the allele frequency to the chance event, ये रेशियो था 5:1।
अलग से कुछ हुआ, मतलब कुछ रैंडम चेंज हो गया, इसका रेशियो बन गया 5:1 और ये रेशियो हो गया 5:2 जब रिप्रोडक्शन हो, तो ये क्या जेनेटिक चेंज हो गया, चेंज इन द एलीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू इवेंट, चांस इवेंट। ठीक है, तो आज के टॉपिक आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अगर सच में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आज हमने जेनेटिक वेरिएशन पढ़ा है, मेंडल्स लॉ हो गया, एचवी लॉ हो गए। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, उससे आपको भी इजी रहेगा कल की क्लास अटेंड करना। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज एक्सप्लेन यार, कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को एक बार बता दीजिए कि नहीं हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं रेस एंड रेसिज्म या फिर एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन पढ़ाऊंगी एज ए जेनेटिक मार्कर, जो शायद आई थिंक आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि इसमें ब्लड ग्रुप्स वगैरह है। तो कल क्या टॉपिक रहेगा हमारा, कल का टॉपिक रहेगा आपका एज, एज हो गया, कल का टॉपिक होगा एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन इन जेनेटिक मार्कर। ठीक है, अभी तक मैं क्या क्या कंप्लीट करा चुकी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। डीएनए कंप्लीट हो चुका है, सेल थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, सेल पूरा खत्म हो चुका है, माइटोसिस मियोसिस वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो चुका है, एक सेकेंड, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुका है, मैंडल्स लॉ कंप्लीट हो चुका है, ट्विंस को ट्विन ट्विंस ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब आपका ह्यूमन जेनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, मैंडल जेनेटिक इन ये बचा हुआ है। हाँ, आपका ह्यूमन जेनेटिक्स कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म सिलेक्शन का ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। देन आपका सेल एंड क्रोमोसोम वगैरह ये सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन इन द जेनेटिक मार्कर। तो प्लीज आप लोग जो स्टूडेंट्स नहीं इस लेक्चर को देखते हैं आज तक, जिन्होंने कभी ये कैरियर गोल्स पे नहीं आया, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी को कोई भी इशू है कि नहीं हमें इससे नहीं समझना, हमें लाइन वाइज मत पढ़ाइए, आप खाली हमें एक बार समझा दीजिए, हम नोट्स अपना बना लेंगे। अगर आपको ऐसा इशू है तो प्लीज आप मेरे को वो भी बता सकते हैं, मैं वो भी कर दूंगी आपके लिए। तो प्लीज आप मेरी थोड़ी हेल्प करिए इस चीज में कि आपको कैसे पढ़ने में ईजी रहेगा। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को शेयर करिए इस वीडियोस को, तो मेरे लिए भी हेल्प होगा, आपके लिए भी हेल्प होगी। और सबसे ज़्यादा हेल्प उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, वो इजीली इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स ने एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी एग्जाम नहीं दे रहे, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लिया, बट किसी को कोई बायोलॉजिकल फील्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी ये वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्लीज़ ये आप सबके लिए हेल्प रहेगा। तो बाय गाइस।